हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से जीके विद पीके जी में एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर के जियोग्राफी पार्ट का प्रयोगात्मक भूगोल, जो कि हर सेमेस्टर में एक फ़ाइल बनाया जाता है, एक प्रैक्टिकल फ़ाइल। उसी प्रैक्टिकल फ़ाइल को हम आज देखेंगे कि कैसे लिखना है, कहाँ से लिखना है और कितना लिखना है, ये फ़ाइल कैसे बनाया जाएगा और क्या क्या चीज़ें इसमें लिखना है, ये पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। यदि आपके पास कोई बुक हो तो बुक लेकर बैठ जाइए, बुक में टिक लगाते जाइएगा और कहाँ से कहाँ तक लिखना है, या फिर इस वीडियो को पॉज करके वीडियो से ही देखकर आप फाइल बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम। तो दोस्तों, इसमें है प्रयोग संख्या 1। ये प्रयोग संख्या 1 है। प्रयोग संख्या 1 में हम पहला शीर्षक लिखेंगे भूगोल में सांख्यिकी पद्धतियों का महत्व। भूगोल में सांख्यिकी पद्धतियों का महत्व लिखेंगे और इसमें हम इसका पहले अर्थ लिखेंगे, फिर परिभाषाएं लिखेंगे। तो अर्थ में हम क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, ध्यान दीजिए। हम सर्वप्रथम सांख्यिकी शब्द का प्रयोग आज के युग में दो रूपों में किया जाता है, एक वचन तथा बहुवचन। प्राचीन काल में जब सांख्यिकी का अधिक विकास नहीं हो पाया था, प्रायः इसको बहुवचन अर्थात समंकों के रूप में ही स्वीकार किया जाता था। परंतु आगे चलकर इस विज्ञान के पूर्ण विकास करने पर इसके एक वचन अर्थात सांख्यिकी विज्ञान के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा। सिर्फ यहीं तक लिखना है, जाने लगा था। इसके बाद हम अगला हेडिंग डालेंगे परिभाषा। सांख्यिकी की परिभाषा क्या है। सांख्यिकी की परिभाषा में सिर्फ दो ही परिभाषा लिखेंगे, चाहे तो एक भी लिख सकते हैं, मगर दो लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखते हैं कौन सा परिभाषा लिखना है, आगे देखिए। इसमें लिखेंगे बावले। बावले में के अनुसार हम लिखेंगे अनुसंधान के किसी विभाग में ऐसे तथ्यों के संख्यात्मक विवरण को समंक कहते हैं जिन्हें एक दूसरे की तुलना में रखा गया है। और दूसरा आकेनवाल के अनुसार। आकेनवाल के अनुसार हम लिखेंगे राज्य से संबंधित दोनों प्रकार के ऐतिहासिक व विवरणात्मक महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह समंक है। सिर्फ दो ही परिभाषा हम लिखेंगे, बावले और आकेनवाल की, इतना बहुत है। इसके बाद हम लिखेंगे विशेषताएं। समंकों की विशेषताएं क्या होती हैं, समंक या डाटा कहा जाए या फिर सांख्यिकी। इसकी विशेषताओं में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ये हेडिंग लिखिए तथ्यों के समूह। तथ्यों के समूह में हम सिर्फ ये लाइन लिखेंगे। इसका अभिप्राय यह है कि केवल एक तथ्य भले ही उस संख्याओं में व्यक्त किया गया हो, इतना हम लिखते हैं। इसके आगे भी हम ये इसके उदाहरण में हम लिख सकते हैं, या इतना ही लिख कर छोड़ देंगे, इतना ही सफिशिएंट है। इसके आगे हम हेडिंग डालेंगे, इसके आगे ये उचित मात्रा की शुद्धता। उचित मात्रा की शुद्धता, इसमें हम समंकों के समग्र में शुद्धता की यथोचित मात्रा का होना आवश्यक है, सिर्फ यहीं तक हमें लिखना है। इसके बाद हम इसे सुव्यवस्थित संग्रह भी लिख सकते हैं या इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके आगे हम ये भी पूर्व निश्चित उद्देश्य भी लिख सकते हैं, परस्पर तुलनीय भी लिख सकते हैं। इसमें एक एक लाइन हम लिख सकते हैं, चाहे इसे भी छोड़कर हम इसे लिख सकते हैं। गणना अथवा अनुमान, समंकों का संग्रहण गणना अथवा अनुमान द्वारा किया जा सकता है, इतना ही सिर्फ बहुत है। इतना लिखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। और सांख्यिकी का क्षेत्र, सांख्यिकी के क्षेत्र को हम लिखेंगे। सांख्यिकी के क्षेत्र में कौन कौन सी क्षेत्र आते हैं, सांख्यिकी विषय सामग्री, सांख्यिकी का स्वभाव, सांख्यिकी की सीमाएँ, जिस प्रकार से लिखा हुआ है उस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें सांख्यिकी की विषय सामग्री, सांख्यिकी की विषय सामग्री में सांख्यिकीय विधियाँ लिखेंगे। सांख्यिकी विधियाँ में पहला होगा आंकड़ों का संग्रह। ध्यान दीजिए, इसमें हम ये पूरी ये लाइन नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये हेडिंग लिखेंगे सांख्यिकी विधियाँ। यदि आप चाहें तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं, यहाँ तक निकाले जाते हैं। इसके बाद इसमें पहला डालेंगे आंकड़ों का संग्रहण। इसके बाद इसमें प्रबंधन, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण, निर्वचन, पूर्वानुमान, ये सभी हम हेडिंग इसमें एक एक करके लिखेंगे। चाहे तो हम इसमें एक एक लाइन ये पूरी हम लिख भी सकते हैं यहाँ तक, और नहीं भी लिख सकते हो। यदि लिखना चाहे तो इसे लिख सकते हैं।
या फिर एक एक पॉइंट वाइज ऊपर से नीचे तक लिखते जाएंगे, वो भी सही माना जाएगा। इसके बाद दूसरा है व्यवहारिक सांख्यिकी। व्यवहारिक सांख्यिकी में पहला वर्णनात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी, वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी, इसके बाद व्यावसायिक सांख्यिकी, ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे। इसके बाद हम आएंगे सांख्यिकी का स्वभाव। इसे नहीं लिखना है, सिर्फ सांख्यिकी का स्वभाव लिखना है। सांख्यिकी के स्वभाव में सांख्यिकी एक विज्ञान है, हेडिंग डालेंगे। इसमें ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे जिस पर टिक लगाया गया है। इसमें विज्ञान वह शास्त्र है जिसमें हमें क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है, सिर्फ यहीं तक लिखेंगे। इसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। इसके बाद है सांख्यिकी का महत्व। अब सांख्यिकी के महत्व में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, चाहे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। व्यापार, उद्योग व वाणिज्य में महत्व, अर्थशास्त्र में महत्व, आर्थिक नियोजन में महत्व, शासन प्रबंधन में महत्व, इसे नहीं लिखना है। इसमें हम चाहे तो इस तरह से हेडिंग एक एक करके लिख सकते हैं, या फिर इसी तरह स्ट्रक्चर बनाकर लिखें, या फिर पॉइंट वाइज पॉइंट ऊपर से नीचे तक हम इसे आसानी से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब वो प्रयोग संख्या 1 समाप्त हो गया। प्रयोग संख्या 2 पर हम आ गए हैं। प्रयोग संख्या 2 देखेंगे। प्रयोग संख्या 2 अगले पन्ने से स्टार्ट करना है। इसका शीर्षक है आंकड़े संकलन के स्रोत। आंकड़े संकलन के स्रोत में हम अर्थ एवं महत्व लिखेंगे। सांख्यिकी का कार्य आंकड़ों के संकलन से प्रारंभ होता है। समंकों के संकलन से तात्पर्य सांख्यिक ग्रहण से है, यहाँ तक हम इसको लिखेंगे। इसके आगे इसमें एक डॉक्टर बाउले के अनुसार है। डॉक्टर बाउले के अनुसार इनकी ये परिभाषा यहाँ तक हम नोट करेंगे। इसके आगे है समंकों के प्रकार। समंकों के प्रकार मैं क्लास में भी बता चुका हूँ। टाइप्स ऑफ डाटा, ये प्राथमिक डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसकी जानकारी भी मैं दिया हूँ। और इसके बारे में हम लिखेंगे प्राथमिक समंक क्या होता है, यहाँ से जिन्हें अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार, हमें ये पूरी लाइन यहाँ तक लिखना है। इसके बाद नीचे से हम एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल में हम इसे यहाँ तक लिखेंगे पूरी लाइन। इसके बाद हम द्वितीयक समंक, द्वितीयक समंक में मतलब सेकेंडरी डाटा में हम ये पूरी लाइन यहाँ से ब्लेयर के शब्दों में यहाँ तक, इसको पूरा नहीं लिखना है। ब्लेयर के शब्दों में हम द्वितीयक समंक वे हैं जो पहले से अस्तित्व में हैं और जो वर्तमान प्रश्नों उत्तर में नहीं बल्कि किसी दूसरे उद्देश्य के लिए एकत्र किए जाते हैं, किए गए हैं। इसे लिखने के बाद हम एग्जाम्पल लिखेंगे। चाहे इसे लिख सकते हैं चाहे नहीं, मगर ये यहाँ से यहाँ तक द्वितीयक समंक में लिखेंगे। इसके बाद हम चाहे तो इसमें अंतर भी लिख सकते हैं। हम अंतर प्राथमिक और द्वितीयक समंकों में अंतर, ये पूरी लाइन छोड़कर प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में आप चाहें तो 3 या 4 या 5 आप लिख सकते हैं। ये पूरी लाइन इस तरह से खाका बनाकर इस वाले लाइन को छोड़कर लिख सकते हैं। चाहे इसे भी मिला सकते हैं तो ठीक है, तो ऐसे भी हम इसमें अंतर आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद आपका प्राथमिक समंकों को संकलित करने की रीतियाँ नई हेडिंग होगी। इसमें जिस प्रकार से लिखा हुआ है इसी तरह पॉइंट वाइज आप आराम से लिख लीजिए। इसके बाद है आगे द्वितीयक समंकों को एकत्र करने की रीतियाँ। अब इसमें हम द्वितीयक समंकों को एकत्र करने की रीतियाँ में हम प्रकाशित स्रोत में हम आंतरिक प्रकाशन भी लिख सकते हैं आसानी से। इसके बाद आगे है सरकारी प्रकाशन। ये सिर्फ हेडिंग लिखना है, इसके अंदर कुछ लिखना नहीं है। पॉइंट वाइज पॉइंट हम हेडिंग लिखते जाएंगे, ठीक है। आयोगों व समितियों के प्रतिवेदन, व्यापारिक संस्थाओं के परिषदों के प्रकाशन, या फिर इसके आगे और है विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थाओं का प्रकाशन। इसके बाद समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, ये सिर्फ हेडिंग लिखना है। हेडिंग क्या है, वो पॉइंट वाइज पॉइंट ऊपर से नीचे की ओर लिखते जाना है, इसके अंदर कुछ लिखना नहीं है। आगे देखते हैं हम आगे प्रयोग संख्या 3। प्रयोग संख्या 3 में शीर्षक है मापन एवं इसके प्रकार। मापन के अर्थ लिखेंगे। मापन के अर्थ में मापन का तात्पर्य से लेकर ये पूरी लाइन यहाँ तक
द्वारा प्रस्तुत किए गए जाते हैं। ये पूरा यहाँ तक हमें लिखना है। आप लोग देख लीजिएगा आगे। इसके बाद मापन के प्रकार में हम निरपेक्ष मापन, सामान्यीकृत मापन, आप इसमें लाइन इसका लिख भी सकते हैं इसमें, और नहीं भी लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट सिर्फ इसके प्रकार लिख दीजिए, वो भी सही होगा। इसके बाद इंस्पेक्टिव मापन है, फिर निष्कर्ष संदर्भित तथा मानक संदर्भित मापन है। इतना ही बहुत है आपके लिए। फिर आएंगे हम मापन के स्तर। मापन के स्तर में हम नकारात्मक और कृतात्मक, इन दोनों का सिर्फ हेडिंग लिखना है, इसके अंदर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद तीसरा है अंतराल मापनी, फिर अनुपात मापनी। इसके बाद आपका ये भी समाप्त हुआ। सिर्फ इसमें आप चाहें तो इसमें अपने से एक एक लाइन, दो दो लाइन लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ पॉइंट वाइज ही इसके प्रकार लिखिए, बहुत बड़ा नहीं है। इसके बाद है सारणियन, प्रयोग संख्या 4। प्रयोग संख्या 4 में सारणियन है। इसमें हम सारणियन एवं सारणियन की परिभाषा लिखकर इसमें इसका अर्थ लिखेंगे। एक के बाद ये किसी भी लेखक या विद्वान के शब्दों में कहा जाता है तो उसको अगले लाइन से लिखते हैं। तो इसको भी आप चाहें तो एक दो परिभाषाएं इसमें भी आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद सारणियन के उद्देश्य क्या होते हैं। उद्देश्य में पूरी लाइन नहीं लिखना है, सिर्फ पॉइंट वाइज कि क्या इसमें होता है। अनुसंधान का उद्देश्य प्रकट करना होता है। इसके बाद तथ्यों की विशेषताओं का स्पष्टीकरण, फिर न्यूनतम संस्था के तथ्यों का प्रस्तुतिकरण, फिर सांख्यिकी विश्लेषण का सुगम बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें हम लिख सकते हैं। इसके बाद सारणियन के लाभ। सारणियन के लाभ में भी हम सिर्फ पॉइंट ही लिखेंगे, तथ्य सरल हो जाते हैं, मितव्ययिता, ये सारी चीज़ें लिखेंगे हम। सिर्फ हेडिंग लिखना, आप चाहें तो इसमें ये पूरी लाइन लिख सकते हैं, चाहे सिर्फ पॉइंट वाइज पॉइंट ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। वर्गीकरण की सहायता, इस संदर्भ में सहायता, निर्वचन प्रदर्शन में सहायक, ये सारी चीज़ें आप आसानी से लिख सकते हैं। आगे है प्रयोग संख्या 5। इसका शीर्षक है आवृत्ति वितरण एवं उनका बिंदु रेखीय प्रदर्शन। इसमें हम ऊपर वाली लाइन आंकड़ों के संकलन एवं वर्गीकरण के पश्चात ये पूरी लाइन हम आवृत्ति वितरण कहते हैं, यहाँ तक हम इसे लिखेंगे। इसके बाद आवृत्ति के वितरण का प्रकार, इसमें खंडित आवृत्ति, वर्गीकृत आवृत्ति, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। इसमें ये पूरी लाइन लिखना होगा। 2 भाग होते हैं खंडित आवृत्ति में, ये पूरा यहाँ तक, फिर वर्गीकृत आवृत्ति में ये पूरा यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद एक वर्ग के अंतराल से लेकर ये कहलाती है तक हम इसको पूरी तरह से ये जितना भी दिया हुआ है सब लिखेंगे। इसके बाद है आगे आवृत्ति वितरण का बिंदु रेखीय प्रदर्शन। इसमें हम ये पूरी लाइन लिखेंगे, ये पूरा कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें। बिंदु रेखीय प्रदर्शन का अर्थ लिखेंगे पूरा यहाँ तक। इसके बाद इसमें चाहते एक दो इसके लाभ लिख सकते हैं या फिर इसे छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसके लाभ लिख सकते हैं या फिर इसे छोड़ भी सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे है बिंदु रेखा बनाने के नियम। बिंदु रेखा बनाने के नियम आप इसमें लिख भी सकते हैं या फिर इसे छोड़ भी सकते हैं, या फिर आवृत्ति वितरण के रेखा चित्र। आवृत्ति वितरण के रेखा चित्र ये जरूर लिखेंगे। इसमें यही दंडारेख और रेखा वृत्त चित्र, वृत्ता वृत्तीय आयत चित्र, वृत्तीय बहुभुज, वृत्तीय वक्र, ये सारी चीज़ें आप लिखिए। सिर्फ पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिए और आगे देख। चाहे तो इसके अंदर आप आराम से लिख सकते हैं, जैसे दंड आरेख है, दंड आरेख में आप क्या क्या चीज़ें हैं ये पूरी लाइन यहाँ तक लिखना है। इसके बाद अगले लाइन से दंड आरेख वे होते हैं, ये पूरी लाइन लिखना है। इसमें कुछ भी लाइन छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद हम इसमें दंड आरेख में क्या क्या चीज़ें ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम पॉइंट वाइज पॉइंट इसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर भी अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन कौन से होते हैं। इसके बाद सरल दंड आरेख आता है। सरल दंड आरेख में भी ये पूरी लाइन लिखना है यहाँ तक बिल्कुल। इसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे हम।
एग्जाम्पल में ये पूरा डायग्राम आपको बनाना होगा। भारत के प्रमुख फसलों का उत्पादन 1999 से सन 2000 तक, फसल उत्पादन मिलियन टन में, ये पूरा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं हम इसको। ध्यान दीजिए, ये आपका दंड आरेख है, ये पूरी चीज़ें हमें लिखना होगा। ये पूरे जो आपका ब्लैंक पेज होता है, एक तरफ लाइनिंग होता है, एक तरफ ब्लैंक पेज रहता है, ये सारी चीज़ें उस पर हम बनाएंगे और लिखेंगे। ये पूरा फिगर उस पर बना होना चाहिए, पूरा फिगर। ये जो नीचे लिखा गया है, ये सारी चीज़ें उस पर लिखा होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे। अब आंकड़ों का प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें जो दो दंड आरेख में हम बनाए हैं, वही सारी चीज़ें इसमें लिखा है। इसके बाद मिश्रित दंड आरेख, मिश्रित दंड आरेख भी हमें पूरा लिखना है। यहाँ तक उचित माना गया है, यहीं तक पूरा हमें कंप्लीट करना है। आगे देखिए, इसके बाद हमें एक और उदाहरण देना होगा। ये पूरी चीज़ें लिखने के बाद एक और उदाहरण दीजिए। ये भी जो लाख टन में दिया हुआ है, ये भी पूरा आपको बनाना होगा। ये बनाकर ये भी दंड आरेख आपको पूरा बनाना होगा। ये बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा दंड आरेख जो ब्लैंक पेज है पूरा बना होना चाहिए उस पर। इसके बाद है आपका प्रयोग संख्या 7। प्रयोग संख्या 7 में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, अपकिरण एवं सहसंबंध। इसमें हम चाहें तो यहाँ से माध्य क्या होता है, इसमें हम 1-2 लाइन लिख सकते हैं। इसके बाद हम समांतर माध्य लिखेंगे। इसमें लिखेंगे समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य के बारे में ये सारी चीज़ें यहाँ तक लिखेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी, असतत श्रेणी, सतत श्रेणी क्या होता है। इसके बाद व्यक्तिगत श्रेणी में ये पूरी लाइन हम लिखेंगे। ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 2 प्रकार के होते हैं, हेडिंग वाइज ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे इसमें। इसके बाद इसमें भी हमें उदाहरण देना है, ये अप्रत्यक्ष विधि से ये सारी चीज़ें, इसमें भी डायग्राम बनाने पड़ेगा आपको। जैसे ये है आपका उदाहरण एग्जाम्पल, ये भी आपको पूरा हूबहू उतारना पड़ेगा। ये पूरा लिखेंगे, ये क्रमांक, प्राप्तांक, विचलन, इसके सॉल्यूशन क्या है, ये पूरा हल और इसका आंसर यहाँ तक हमें लिखना है। इसके बाद माध्यिका क्या होता है, माध्यिका लिखेंगे, माध्यिका क्या होता है यहाँ तक। इसके बाद माध्यिका में भी कुछ उदाहरण देने हैं, वो भी एग्जाम्पल बता रहे हैं कहाँ से देना है। ये एग्जाम्पल है वर्षा की मात्रा, वर्षा के दिन, ये पूरा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा और इसका पूरा ये सॉल्यूशन है, ये पूरा सॉल्यूशन आपको देना पड़ेगा और ये भी यहाँ तक पूरा इसको क्लियर करना है। आगे और भी है, बहुलक है, बहुलक क्या होता है, बहुलक की परिभाषा 1 या 2 परिभाषा आप लिखिए। इसके बाद हम बहुलक के भी उदाहरण लिखेंगे। जैसे ये है बहुलक के उदाहरण, इसमें ये पूरा वर्ग अंतराल, बारंबारता, ये सारी चीज़ें आपको बनाना पड़ेगा और इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा। ये उसी का सॉल्यूशन है, आप इसको भी पूरा क्लियर करेंगे। यहाँ तक इसको लिखना है, ये पूरा यहाँ तक। और इसके आगे अब चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मगर इतना ही सफिशिएंट है। इसके बाद है आपका मानक विचलन। मानक विचलन में मानक विचलन क्या होता है, सिर्फ 1 या 2 लाइन में हम इसे पूरा कर देंगे यहाँ तक। इसके बाद हम इसके भी एग्जाम्पल लिखेंगे, इसके भी एग्जाम्पल हैं, ये उदाहरण लिखेंगे। विद्यार्थी, भार, ये पूरा यहाँ तक लिखने के बाद फिर इसका सॉल्यूशन भी हम करेंगे। नीचे दिया हुआ है ये सारी चीज़ें, ये पूरा डायग्राम इस तरह से बनाएंगे हम नीचे तक पूरा, ये सारी चीज़ें हमें बनाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें लिखना है इसको पूरा सॉल्यूशन के साथ। मानक विचलन का आंसर यहाँ तक पूरा क्लियर करना है। और आगे है सहसंबंध। सहसंबंध क्या है, ये पूरा हम इसको लिखेंगे, परिभाषा भी लिखेंगे, सिर्फ इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। इसके चाहे तो विशेषता लिख सकते हैं, इसे छोड़ भी सकते हैं, बस सहसंबंध ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। इसके आगे भी और चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं, या फिर यहीं तक आपका प्रैक्टिकल फाइल समाप्त हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें अपने बाकी दोस्तों को, और इसको सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें आपके जियोग्राफी और बीए के अनुसार दिया जाएगा टॉपिक इसमें।
ध्यान रहे, इसको आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, या फिर आपके पास बुक है तो उसमें टिक लगा लीजिए, वहाँ से आप प्रैक्टिकल बना लीजिए और इंडेक्स के साथ पूरी सुंदरता से फाइल बनाइए आप लोग। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो PDF भी मैं इसका बनाकर आपको भेज दूंगा, मगर आपको वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक लिखना है इसमें। ठीक है, धन्यवाद।